हाय बच्चा लोग, माई सेल्फ एजुकेटर गिरीश अग्रवाल फिर से स्वागत करता हूँ अकेडमी पे। मैं एजुकेटर और अकेडमी पे फॉर क्लास 12th एंड 11th। बाय क्वालिफिकेशन का इसमें एक सीए हूँ, एक सीएफए हूँ, बीकॉम हूँ, सीएफए लेवल 2 हूँ, प्रोफेशनल पैशन एक एजुकेटर, काफ़ी सालों से बच्चों पढ़ा रहा हूँ ग्रेड 11 12th। अन अकेडमी पे गाइस मैं एक प्लस एजुकेटर हूँ और काफ़ी एक साल जैसा हो गया जब मैं यहाँ पे बेसिक इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ 12th के बच्चों को। आई एम बीइंग अ कॉमर्स एजुकेटर, तो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। अब गाइस अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में, अगर आपको अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है भाई साहब, यूज़ तो एक ही कोड करना है। कोड है भैया गिरीश लाइव 10। ठीक है, कोड कौन सा यूज़ करना है? आप लोगों को कोड यूज़ करना है, द कोड विच यू हैव टू यूज इज, द कोड जो आपको यूज़ करना है दैट इज़ गिरीश लाइव 10। यहाँ पे आपको कोड यूज़ करना है गिरीश लाइव 10। अब ये वीडियो से पहले जो चीज़ें बतानी थी, बातचीत वगैरह, आई होप आप सारे वीडियोस देखते रहे होंगे। प्लीज़, ये मेरे चैप्टर का 5वां वीडियो है, दिस इज़ द 5th वीडियो। इससे पहले मैं ऑलरेडी 4 वीडियोस निकाल चुका हूँ जिसमें मैंने अपने सारे बैच इन्फॉर्मेशन, आइकॉनिक वगैरह सब बताया ही था। एंड प्लीज़ यूज़ माई कोड गिरीश लाइव 10। एंड गाइस, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का वीडियो स्टार्ट किया था, ये हमारा आखिरी वीडियो है। मेरे 4 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं। यस गाइस, इस चैप्टर के ऑलरेडी मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी शूट कर लिए हैं, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था, पहले वीडियो में बताया था कि भैया मैनेजमेंट क्या होता है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि भैया सेकेंड वीडियो शुरू हुआ तो मैंने आपको बताया था कि फीचर्स क्या होते हैं। फिर मैंने आपको फीचर्स सारे डिस्कस किए थे, वी डिस्कस्ड ऑल द फीचर्स। फिर फीचर्स डिस्कस करने के बाद साथ साथ में हमने ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए। फिर इसका एक तीसरा वीडियो आया। तीसरा वीडियो में भाई साहब हमने डिस्कस किए कि इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। फिर हमने देखा था कि तीन नेचर ऑफ मैनेजमेंट में, तो तीसरे वीडियो में हमने समझा मैनेजमेंट ऑफ साइज और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब जो ये वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो आप जो देख कर आ रहे हो, इससे पहले जो आप वीडियो देख कर आ रहे हो, उस वीडियो में मैंने आप लोग को पढ़ाया था भाई साहब कि ये मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्या होता है, एज एन आर्ट। और फिर मैंने आपको बताया था ये 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, प्लीज़ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये आर्ट, ये बहुत अच्छे से कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक अच्छा क्वेश्चन है। मैंने वीडियो में जाते जाते, इस लास्ट वीडियो में जाते जाते एक क्वेश्चन छोड़ा था कि मैनेजमेंट एंड आर्ट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। इसका मैं आपको आंसर अभी बताना चाहता हूँ। एक चीज़ समझना, जैसे कि मैनेजमेंट एंड आर्ट दोनों साथ में क्यों चलता है। द रीज़न इज़ कि एक चीज़ है कि मैनेजमेंट आर्ट होता है 100% हमें पता है कि आर्ट होता है 100% हमें पता है, पर मैनेजमेंट में जो चीज़ें डिराइव होती है, जैसे प्रिंसिपल्स हुए या कोई भी मेथड हो, कि काम करने का तरीका है, वो सारी की सारी कैसे एक्सपेरिमेंट करके डेवलप होती हैं। और एक्सपेरिमेंट करना हमने कहाँ पढ़ा था? वो हमने पढ़ा था साइंस। तो मैनेजमेंट क्या करता है कि भाई तुम लोगों को मैनेज करो। आर्ट बोलता है, आर्ट तो है ही, तुम लोगों को मैनेज करो, बट अगर तुम उसको सिस्टमैटिक तरीके से, अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके, अच्छे से स्टडी करके फिर उसको अप्लाई करोगे ना, तो तुम्हारा मैनेजमेंट और बढ़िया हो जाएगा। ये सिर्फ टेक्स्ट बुक में एक छोटी सी लाइन है भैया, मतलब बहुत गहरा है कि मैनेजमेंट एंड साइंस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। फिर ये हमने लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था। फिर उसके बाद, अरे भाई साहब सर कैसा एग्जाम्पल ले आए, पर चलो कोई नहीं, अब एग्जाम्पल आ गया तो डिस्कस तो करना ही पड़ेगा। सर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट समझते हैं, तो सर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट समझने के लिए जो सबसे पहली चीज मुझे समझनी पड़ती थी वो है सर एक क्या क्या फंक्शंस है। तो फंक्शन समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल लेते, चलो कुछ मैनेजमेंट का काम करते हैं, कुछ मैनेजमेंट का काम करते हैं। अब आप 12th के स्टूडेंट हो, बट आपने तो 11th में फेयरवेल देखा ही नहीं है, ऐसा मानते हैं, ऐसा आप मानते हैं कि सपोज आपको एक थोड़ा सा फ्लैशबैक देता हूं कि चलो आपको फेयरवेल करने का मौका मिलता है, तो आप सबसे पहले क्या सोचोगे? आप सबसे पहले सोचोगे कि सर मेरा फेयरवेल कब होना चाहिए। मैं फेयरवेल का क्या डिसाइड करूंगा? डेट। फिर मैं क्या डिसाइड करूंगा? टाइम। फिर मैं वेन्यू। तो मैंने फेयरवेल का सबसे पहले चीजें डिसाइड की। तो चीजें डिसाइड करना इज कॉल्ड प्लानिंग। सबसे पहले मैनेजमेंट का फंक्शन ही शुरू होता है प्लानिंग से। आज जैसे अब आप सोचते हो कि यार मुझे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले, मेरे को पढ़ाई कैसे करनी है, तो कैसे करूंगा, क्या करूंगा, कब करूंगा, कहाँ करूंगा, किससे पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगा, ये सारी चीजें सोचना, ये सारी चीजें सोचना। प्लानिंग का मतलब है प्लान करो। कुछ भी लाइफ में करने से पहले एक बहुत बड़ी एडवाइस है, बड़े बुजुर्ग एक बहुत अच्छी चीज बोल के गए कि यारो तुम्हें अगर लाइफ में कुछ भी पाना है, तुम्हें अगर लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, तो बिना सोचे समझे मत करना। सबसे पहले उस चीज पे सोचना, समझना क्या ये चीज करना फायदेमंद है।
अगर ये चीज करना आपके लिए फायदेमंद है, इस चीज से अगर आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो बिना सोचे समझे बिल्कुल करना। सबसे पहले सोचना क्या करना है, कब करना है। आपने सोचा फेयरवेल करना है, कब करना है, कौन करेगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें प्लानिंग। मतलब मैं कहां हूं, मैं कहां हूं और कहां पहुंचना चाहता हूं। भाई मैं आज कुछ नहीं हूं, मेरे को एक फेयरवेल करना है, तो फेयरवेल प्लान करना, फेयरवेल कैसे होगा, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। प्लानिंग इज दी कौन सा फंक्शन गाइस, प्लानिंग एक तरीके का मेरा होता है प्राइमरी फंक्शन। मैंने क्या बताया, प्लानिंग किस तरीके का फंक्शन होता है गाइस, प्लानिंग एक तरीके का होता है प्राइमरी फंक्शन, क्योंकि अब आपको पता ही नहीं है क्या करना है, आपने अपना टारगेट ही प्लान नहीं किया, आपने अपना गोल ही सेट नहीं किया, तो ये सारा गोल सेट भी प्लानिंग होता है। अगर आपके पास गोल ही नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या प्लान करोगे। तो प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन, बिना प्लानिंग के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, प्लानिंग फंक्शन का मतलब ही सिंपल सा होता है कि जो भी आपको काम करना है, जो भी आपको लक्ष्य पाना है, उस लक्ष्य को स्टार्टिंग में अच्छे से डिफाइन करो और उसके लिए मेहनत करना शुरू करो, ताकि आप अपने गोल को कैसे अचीव कर सको, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। नेक्स्ट, अब गाइस चीजें प्लान हो गई कि सर फेयरवेल करना है, तो भाई ऑर्गेनाइज करो, स्ट्रक्चर बनाओ कि सर कैसे होगा, सर कौन कैसा फेयरवेल होगा। तो देखो सर, फेयरवेल में मैंने सोचा कि कुछ लोगों को एंकरिंग देंगे, कुछ लोग खाने में एक्सपर्ट होते हैं, खाना करेंगे, सर 10 लोग डांस करेंगे, कुछ डांसर्स चाहिए, कुछ ड्रामा चाहिए, सर ऐसा स्ट्रक्चर होगा, 5 लोग एंकरिंग, 5 लोग खाने का, 10 लोग डांस का, 15 लोग ड्रामा का। ये चारों मेन डिपार्टमेंट है और मैं और टीचर मिलके सारी चीजें मैनेज कर लेंगे। तो ये जो कंपनी का स्ट्रक्चर बनाया, ये जो मैंने कंपनी का स्ट्रक्चर बनाया, ये कंपनी के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। कि भाई इससे मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने कंपनी के ग्रुप्स बनाए। ग्रुप्स कैसे, आज सॉरी मैंने फेयरवेल के ग्रुप्स कैसे बनाए, डांस का ग्रुप, एक ड्रामा का ग्रुप, एक खाने का ग्रुप, एक एंकरिंग का ग्रुप, या एक अवार्ड्स का ग्रुप, जो भी मैं ग्रुप बना रहा हूं भाई, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं ऐसे 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 ऐसे। वैसे एक कंपनी भी बताए, अपने कंपनी का एक स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे बहुत सिंपल, एक डिपार्टमेंट बनता है प्रोडक्शन का, एक डिपार्टमेंट बनता है परचेस का, एक डिपार्टमेंट बनता है सेल्स का, एक डिपार्टमेंट बनता है मार्केटिंग का। तो ये भाई साहब, ये जो अलग अलग हमने फंक्शन, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजिंग है। मतलब एक फ्रेमवर्क बताना कि कैसे काम होगा, उधर कितने लोग होंगे। जैसे सिंपल सी बात है, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है कि एक सीईओ है, एक सीएफओ है, एक चेयरपर्सन है, और उसके नीचे 4 डिपार्टमेंट है। एक है प्रोडक्शन मैनेजर, एक है सेल्स मैनेजर, एक है मार्केटिंग मैनेजर और एक है परचेज मैनेजर। इसके नीचे 3 मैनेजर्स है, हर एक के नीचे 1 2 3 और ये एम्प्लॉयज। तो ये मेरा जो स्ट्रक्चर बना ना, ये जो स्ट्रक्चर बना कि मेरे कंपनी में काम ऐसे होगा, इससे मुझे पता चलेगा कि भाई कुछ परचेस मैनेजर, सेल्स मैनेजर के पैसा चाहिए, सेल्स मैनेजर के ऑफिस चाहिए, मार्केटिंग की चाहिए। ये से उससे मुझे ये पता चलता है कि मेरे कंपनी में काम किस तरीके से होगा। इससे मुझे क्या पता चला गाइस, इससे मुझे ये पता चला कि मेरे कंपनी में काम किस तरीके से होगा। तो ये चीज हो गई, एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब भाई स्ट्रक्चर बन गया, कॉन्ग्रेचुलेसन, मैंने अपनी कंपनी का स्ट्रक्चर बना लिया। अब सबसे नेक्स्ट स्टेप भाई, अब ये लोग तो चाहिए। अब मुझे पता चल गया कि सर मुझे एक परचेस मैनेजर चाहिए, एक परचेस मैनेजर के नीचे 3 लोग चाहिए। तो ये लोगों को लेकर तो आओ भाई, उसका अब काम करने के लिए लोग तो चाहिए, तो लोगों को लेकर आना, एक काम करवाने के लिए लोगों को ढूंढना, लोगों को लेकर आना, कोई भी काम के लिए सही आदमी ढूंढना, सही आदमी से सही काम कराना, सही समय पे करवाना, उसको हम बोलते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग का सिंपल मतलब है कोई भी काम के लिए जो सबसे सही आदमी है, जो सबसे बेस्ट आदमी है, उसको ढूंढ के लाओ और उससे काम करवाओ। अब सिंपल सी बात है भाई, अगर आपको एक परचेस मैनेजर रखना है, आपको एक प्रोडक्शन मैनेजर रखना है, या आपको एक सेल्स मैनेजर रखना है, तो आप उन्हीं को मैनेजर रखने का सोचोगे, आप उन्हीं को मैनेजर रखने का सोचोगे जो उस चीज में एक्सपर्ट हो, जो उस चीज में बढ़िया हो। परचेस वाला परचेस में, सेल्स वाला सेल्स में, प्रोडक्शन वाला। तो स्टाफिंग का मतलब ही होता है कोई भी काम करने के लिए सबसे सही बंदे और सही लोगों को ढूंढ के लो। तो स्टाफिंग क्या चीज पे फोकस करता है, कोई भी काम करने के लिए सही आदमी को ढूंढो और उससे सही काम करो।
स्टाफिंग हो गया। अब एक चीज समझना, ये जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग चल रहा था अभी तक, ये जो मेरा प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग चल रहा था, इसमें मेरा काम कुछ नहीं हो रहा था। कहीं ना कहीं अगर देखे तो ये प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग में क्या, प्लानिंग में चीजें सोची, ऑर्गेनाइजिंग में स्ट्रक्चर बना, भाई ऐसे ऐसे काम करेंगे, ये आदमी इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको करेगा, ऐसे काम। फिर भाई जो लोग चाहिए लोग भी ले आए। भाई काम तो करो, सिर्फ बातें करते रहोगे क्या? तो काम तो करो, सिर्फ स्ट्रक्चर बना ले, लोग ले आए, पैसा खर्च कर लिया, प्लान कर लिया। नो, वो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, राइट? तो एक्शन करो, दैट इज डायरेक्टिंग। अब मैनेजर का काम शुरू करो। मैनेजर को बोलो भाई साहब लोगों को समझाओ, लोगों को गाइड करो, लोगों को इंस्पायर करो, लोगों को मोटिवेट करो, लोगों को कंसोल करो, कुछ भी करो, बस लोगों के थ्रू काम करो। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है कि भाई जो भी लोग आप ले आए, जो भी मैनेजर्स ले आए, अब उन मैनेजर्स को बोलो कि वो अपने एम्प्लॉयज को गाइड करे, वो मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट करे, वो मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, कुछ भी करे जिससे वो एम्प्लॉयज मेहनत करे और अच्छे से काम करना शुरू करे। तो बेसिकली गाइस, डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? अपने एम्प्लॉयज को बोलना काम करे। एक्चुअली डायरेक्टिंग ही वो एक फंक्शन है जहां पे एम्प्लॉयज काम करना शुरू करते हैं। पहले 3 में तो चीजें सिर्फ सजाई जाती है। मतलब एक चीज समझ लो, खाना क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कौन बनाएगा, ये सब चीजें स्टाफिंग हो गई फाइनल। एक्चुअल में खाना बनाने का काम होता है डायरेक्टिंग। खाना बनाना है, आपने सोच लिया चाइनीज़ बनाओगे, चाइनीज़ बनाने के लिए सारा सामान ले आए, उसके लिए जो आदमी लगेगा, सपोज मम्मी नहीं तो आप नहीं तो एक बाहर से बावर्ची ले आए, सो स्टाफिंग लोग हो गया। भाई उस बोल खाना तो बना, मंचूरियन तो बना, हक्का नूडल्स तो बना, पनीर चिली तो मंगा, उसको बनाने का जो काम बोला जा रहा है दैट इज डायरेक्टिंग। लास्ट है भाई साहब, अब चाइनीज़ बन गया और हम तो इंडियंस हैं, हम किधर भी अच्छे से अच्छे खाने खिलाने ले जाओ, आप कितने भी अगर लड़कियों को लेके जाओगे तो एक चीज़ कॉमन है, कुछ ना कुछ कमी तो निकाल लेंगे, नमक ज़्यादा है, मिर्ची कम है, ये है वो है, कुछ ना कुछ। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? जो भी आपने टारगेट सेट किए थे, जो भी आपने बेंचमार्क सेट किए थे, क्या उस बेंचमार्क को आप अचीव कर पा रहे हो? चेक करना कि जैसा मैंने सोचा था कि मैं वैसे कर रहा हूं, कि जैसे मैंने पढ़ाई सोची थी वैसी चल रही है, क्या कुछ गड़बड़ हो रही है? बोली यस। अगर पढ़ाई में कुछ गड़बड़ हो रही तो पहले सब्सक्रिप्शन ले लो, और अगर सब्सक्रिप्शन लेने के बाद सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे, कुछ और सोचना तो चीज़ें सुधारो, या सब्सक्रिप्शन ले ही नहीं लेना चाहते तो अपनी पढ़ाई को सुधारो। ऐसे ही कोई एक्शन लो जिससे आपकी पढ़ाई सुधरे, उसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग। क्लियर है गाइस? क्लियर है गाइस? क्लियर है? तो इधर था हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एक सेकेंड गाइस, ये क्या हो गया अचानक से? अभी तो अच्छा चल रहा था। नेक्स्ट, अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है कोऑर्डिनेशन। एकदम थोड़ा सा फटाफट कराऊंगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हो गए तो आप भी थोड़ा सा हो गए होंगे। कोऑर्डिनेशन कोई एक फंक्शन नहीं है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि जितने भी मेरे फंक्शंस हैं उनको साथ में लेके चलना, इकट्ठे लेके चलना। इज द फंक्शन जो हर किसी को साथ में लेके चलना। जैसे प्लानिंग के बाद क्या होना चाहिए? ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या होना चाहिए? स्टाफिंग के बाद क्या होना चाहिए? डायरेक्टिंग के बाद क्या? कंट्रोलिंग। ये जो प्रोसेस है, ये जो सिंक है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। जैसे सीधी सी बात है ना कि आप एक रेस्टोरेंट में, अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो जहाँ पे आपके प्लेट में सूप से लेके अगर डेजर्ट तक आ रहा है, तो सबसे पहले सूप आएगा, फिर आपके स्टार्टर्स आएंगे, फिर आपका मेन कोर्स आएगा, फिर मेन कोर्स में पहले रोटी सब्जी आती है, फिर दाल चावल आते हैं, फिर अगर आपका कुछ फैंसी आइटम है साथ में लजाने वजाने तो वो आता है आजकल, तो फिर आपके डेजर्ट्स आएंगे, फिर आपका हैंड वॉश आएगा। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेटेड काम होता है ना। अगर आप एक इवेंट कर रहे हो तो सीधा सबसे पहले फाइनल मेन डांस एंड में नहीं करोगे ना, एंड में अच्छा डांस सब साइड में रखते हो। तो चीज़ों को मैनेज करना, ये जो भी फंक्शंस है सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना। प्रोडक्शन वाला परचेज की सुन रहा है, परचेज वाला सेल्स की सुन रहा है, सेल्स वाला प्रोडक्शन सुन रहा है, सब एक दूसरे की सुन रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब है सब चीज़ों को साथ में लेके चलना, ताकि कोई गड़बड़ नहीं हो रही है, कोई काम रिपीट नहीं हो रहा और सब अच्छे से हो रहा है।
ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या है? एक फोर्स है जो मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को, जो मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को साथ में लेते हुए चलता है। ये सारे लेवल की जिम्मेदारी है। टॉप लेवल को देखना होता है कि कंपनी की सारी चीजें अच्छे से चलती है। मिडिल लेवल को देखना होता है कि उसके डिपार्टमेंट वाले दूसरे डिपार्टमेंट के साथ सहयोग करके काम कर रहे हैं। और लोअर लेवल को देखना होता है कि सारी चीजें। तो इसके फीचर्स में वैसे मैं पढ़ाया जाऊंगा। तो सबसे पहला फीचर है कोऑर्डिनेशन का कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन ये सोचता है कि जैसे मैंने सोचा हुआ है कि मैं काम ऐसे करूंगा, मैं ऐसा रहूंगा, मैं अपने शेड्यूल के हिसाब से करूंगा। कि कोऑर्डिनेशन का एक ही फोकस है कि उसके ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो सब मिलके एक ही दिशा में काम करे कि भाई सब अपने टारगेट्स को अचीव करे। सबको मिलके एक साथ रहना है गाइस। सीधी सी बात है गाइस। अभी कोरोना का काल है। सब अगर एक दूसरे पे उंगली उठाने लग जाए कि भाई तुम्हारी वजह से, ऐसे वजह से, तो क्या कुछ होगा? क्या कुछ नहीं होगा। अभी एक दूसरे पे उंगली उठाने से, पॉलिटिकल एजेंडा लाने से कुछ नहीं है। अभी का मोटिव क्या होना चाहिए? भाई तुम साथ में मिलकर रहो, तुम एक साथ रहो। अगर तुम एक साथ मिलकर रहोगे ना तो कोई भी चुनौतियों को पार कर जाओगे। इट इंटीग्रेट्स व्हाट? ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन क्या करता है गाइस? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स और ग्रुप एफर्ट्स। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ एक्शन। सिंपल सी बात है। इट एक्ट, सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में एक बॉन्डिंग होनी चाहिए। इन यूनिटी ऑफ एक्शन देखो, ग्रुप एफर्ट्स एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है और यूनिटी ऑफ एक्शन फोकस करता है डिपार्टमेंट के बीच में प्रॉपर बाइंडिंग हो। जैसे यार परचेज वाला, अगर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि सपोज अभी कोरोना काल चल रहा था। परचेज वाले को साल भर में सपोज टारगेट दिया हुआ है कि भाई तेरे को 2 करोड़ में सामान खरीदना है। अब परचेज वालों को लॉकडाउन चल रहा था, तो सपोज लॉकडाउन में 2 करोड़ का सामान मिल गया 1 करोड़ में, तो परचेज वाले ने पूरा का पूरा सामान खरीद के रख लिया। अब आप बोलोगे सर परचेज वाले ने तो अपना टारगेट पूरा किया। बोले सर परचेज की तो कोई गलती नहीं, बट परचेज यहाँ थोड़ा सा गलत है। मैं बताता हूँ कैसे। यार जब तुम रॉ मटेरियल खरीद रहे हो तो तुम्हें प्रोडक्शन वाले को पूछना तो चाहिए ना कि रॉ मटेरियल काम लगेगा। प्रोडक्शन वाला बोल रहा है भाई 2-3 महीने तक फैक्ट्री बंद रहने वाली है, काम नहीं होने वाला, सेल्स कम होने वाली, कुछ नहीं होने वाला, अपन इसका क्या करेंगे? मैं गुड्स बना के क्या करूंगा जब आगे ऑर्डर ही नहीं है? परचेज वाले ने सिर्फ अपना ही सोचा, कंपनी का नहीं। वो सिर्फ अपने टारगेट को पूरा करने लग गया, कंपनी के फायदे को नहीं। अब इससे क्या होगा? रॉ मटेरियल आ गया, प्रोडक्शन वाला जबरदस्ती बनाएगा, सेल्स वाला तो कुछ कर नहीं पाएगा, मार्केटिंग वाला कुछ कर नहीं पाएगा। तो यहाँ पे कंपनी को फायदे की जगह शायद तक नुकसान भी हो जाए। इसलिए आपको कभी भी एक डिपार्टमेंट जब काम कर रहा है तो उस डिपार्टमेंट का हेड दूसरे डिपार्टमेंट से जरूर पूछेगा कि भाई काम कैसे करूं, मैं काम को कैसे सुधारूं। क्लियर? तो दैट इज इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। अब कोऑर्डिनेशन, यार आज में सपोज हम जैसे एक बैच की बात करते हैं, ये मेरे वीडियोस है, सीक्वेंस में आते जाते हैं। अब ये कोऑर्डिनेटेड, ऐसा नहीं कि पहले 5वां वीडियो आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, नहीं। यार लाइफ में कोऑर्डिनेशन ये जो डिपार्टमेंट के बीच में होगा, क्या सिर्फ वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का खेल है? क्या 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का खेल है? नहीं। ये कोऑर्डिनेशन मुझे लगातार करना पड़ेगा, हर रोज करना पड़ेगा। बिना इसके मेरा काम होगा ही नहीं। ये जो भी कोऑर्डिनेशन की हम बात कर रहे हैं, इस कोऑर्डिनेशन को हमें कंटिन्यूसली लगातार करते रहना चाहिए। गाइस जैसे मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, कोऑर्डिनेशन भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। गाइस परवेसिव मतलब हर जगह, कोऑर्डिनेशन हर जगह को चाहिए, हर जगह एप्लीकेबल है। सारे डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट होके साथ में मिल के काम करना होता है। अब सीधी बात है, एग्जाम में जब कोऑर्डिनेशन के फीचर्स आते हैं तो एनसीईआरटी की यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, कई फीचर्स सेम है। आप परवेसिव भी लिख सकते हो, यूनिटी ऑफ एक्शन भी लिख सकते हो, क्योंकि परवेसिव ही एक चीज बोलता है जो हर जगह एप्लीकेबल है, तो यूनिटी ऑफ एक्शन भी बोलता है डिपार्टमेंट में साथ में होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप एक की जगह दूसरे लिख सकते हो। इसलिए एग्जाम में मैक्सिमम टाइम ये लोग कभी भी फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पूछते ही नहीं है, ये लोग इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन पूछते हैं। क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन के फीचर्स बनाए वो लगभग एक जैसे हैं, वो एक जगह की जगह, एक पॉइंट की जगह दूसरी जगह यूज हो सकते हैं। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, अब ऑल मैनेजर्स कहीं ना कहीं परवेसिव है, क्योंकि भाई हर किसी की जिम्मेदारी है ना, हर किसी को देखना है। टॉप लेवल का काम होगा कंपनी की सारी चीजें देखना,
मिडिल लेवल का काम होगा कि भाई उसके डिपार्टमेंट में लगभग सही चीज़ है, मिडिल लेवल टॉप वाली चीज़ें ऑपरेशनल को अच्छे से बता रहा है, उसके डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज मोटिवेटेड है, ऑपरेशनल क्या देखेगा कि भाई वर्कर्स अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। हर कोई कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेशन कर ही रहा है और हर किसी को कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेशन करना ही है। और लास्ट पॉइंट है कि भाई साहब कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, कोऑर्डिनेशन कंपलसरी फंक्शन है, बिना कोऑर्डिनेशन के आप कुछ कर ही नहीं सकते। लास्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द इम्पोर्टेंस। जैसे जैसे मेरा डिपार्टमेंट बढ़ता जाता है तो मेरे कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी बढ़ेंगे, और जैसे जैसे मेरे एक पे डेलिब्रेट फंक्शन को थोड़ा उसमें लग रहा है मैंने कम बोला। डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, बिना कोऑर्डिनेशन तुम रह ही नहीं सकते, कोऑर्डिनेशन इज मस्ट। कि अगर तुम ऐसा सोचते हो कि इट्स अगर कि तुम भाई कि तुम कोऑर्डिनेशन खुद ही खुद हो जाएगा कि तुम चीज़ें करो, नहीं, तुम्हें कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा। तुम्हें आज एक रनर भाग रहा है, आज सपोज दो रनर, एक क्रिकेट में रन भागते तो दो प्लेयर्स भागते हैं, वो ऐसा नहीं कि मैं भाग गया तो सामने वाला भाग ही जाएगा, नहीं, तुझे कॉल करना पड़ेगा, आपको कॉल करना पड़ेगा, आपको सेकंड वाले रनर से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। बिना कोऑर्डिनेट किया आपको उसको सपना नहीं है कि ये भागने वाला है मैं भी भाग जाऊँ, आप बोलते हैं रन, आप बोलते हैं भाग, आप बोलते हैं भाई रुक जा, तो ये कोऑर्डिनेशन ही तो है। बिना इसके रन अच्छे से होते हैं क्या, बिना इसके 2 रन भागे जाते हैं क्या, बिना इसके जहाँ रन नहीं बनते रन चुराए जाते नहीं, बिना कोऑर्डिनेशन के आप मैनेजमेंट अच्छे से कर ही नहीं सकते। क्लियर। अब लास्ट टॉपिक है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, देन आवर चैप्टर्स गेट ओवर। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में गाइस द फर्स्ट पॉइंट इज कि जैसे जैसे मेरी कंपनी बड़ी होती जा रही है, मैंने क्या बोला गाइस, जैसे जैसे हमारी कंपनी बड़ी होती जा रही है नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये हो जाता है कि भाई कोऑर्डिनेशन अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कैसे है कि भाई अब मेरे को ज़रूरी है देखना कि सारे एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ मेहनत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। अगर तुम काम नहीं करोगे, मैं बोलूँगा मैं तो ये करूँगा, एक बोल रहा मैं परचेस करूँगा, एक बोल रहा प्रोडक्शन, मैं उसको बोलूँगा तो नया मेरे को जो करना है मैं करूँगा। अगर तुम मिलके काम नहीं कर रहे, सब एक साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने की बात नहीं कर रहे, तो हो गया कोऑर्डिनेशन, हो गया कोऑर्डिनेशन, हो गया तुम्हारा काम तो बिगड़ना ही है। क्लियर। तो नेक्स्ट फंक्शनल। अब जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जा रही है तो एक एडवाइजेबल होता है कि आप डिपार्टमेंट बना लो। जैसे हमने बताया कि कंपनी अलग अलग डिपार्टमेंट बनाती है, एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है परचेज, एक होता है सेल्स, एक होता है मार्केटिंग। कंपनी को क्या करना चाहिए गाइस, अलग अलग डिपार्टमेंट बना लेने चाहिए, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स और मार्केटिंग। और इनको कहीं ना कहीं क्या चीज़ पे फोकस करना चाहिए, इनको कहीं ना कहीं फोकस करना चाहिए कि वो अपने टारगेट्स को अच्छे से फंक्शंस पे रहे। तो भाई अब जो आदमी, अब इसे फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि भाई अब प्रोडक्शन वाले का काम है परचेज की कंसिडर करो, परचेज वाला काम होगा सेल्स, सब डिपार्टमेंट को एक दूसरे को कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आप एक दूसरे को कंसिडर नहीं कर रहे, एक दूसरे को नहीं समझ रहे, तो भाई कुछ नहीं होने। यही कोऑर्डिनेशन की वजह से ये डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं कि भाई सब काम अच्छे से हो, कोई भी आदमी कुछ ना करे, प्रोडक्शन वाला सिर्फ प्रोडक्शन करे, परचेज वाला परचेज करे, सेल्स वाला सेल्स करे और मार्केटिंग वाला सिर्फ मार्केटिंग करे। इसका एक ही मोटिव है, इसका एक ही लक्ष्य है कि जिस काम के लिए आपको रखा गया वही काम करो, अच्छे से करो, बार बार करो। तो प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग हो गया। अब इसके बाद अब एक सेकेंड ना गाइस, हाँ, अब इसके बाद हमें जो चीज़ सोचनी है वो थोड़ी अच्छी है, थोड़ी इंटरेस्टिंग है, उस पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि अब सपोज हमने फंक्शनल डिफरेंशिएशन कर लिया। अब फंक्शनल डिफरेंशिएशन के बाद कि भाई अब जैसे जैसे अब मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया, परचेज बताया, सेल्स, अब जो आदमी प्रोडक्शन में है, मैं क्या बोल रहा था कि जो आदमी अब प्रोडक्शन में, उसका काम तो सिर्फ एक ही होगा, चीज़ों को प्रोड्यूस करना, उसका काम सिर्फ एक ही, गुड्स बनाना। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा है, जो है कहीं ना कहीं गुड्स बनाने में। जो परचेस वाला होगा, परचेस वाला भी कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा है, गुड्स बेचने में, मतलब रॉ मटेरियल खरीदने में। सेल्स वाला भी सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा है। जब ज़िंदगी में आप एक ही काम बार बार करते हो ना, आप उसमें हो जाते हो स्पेशलाइज्ड। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, है ना, अकेडमी ने भी अलग अलग बना दी, बीएसटी के टीचर्स, इकोनॉमिक्स के टीचर्स, अकाउंट्स के टीचर्स, मैथ्स के टीचर्स। अब हम जो टीचर्स हैं ना, हम वही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ाते हैं। अब यूट्यूब पे भी देखोगे तो मैं बीएसटी पढ़ाऊँगा,
स्पेशल क्लास में मैं BST पढ़ाऊंगा, प्लस क्लास में BST। मतलब जैसे कई लोग क्या करते हैं, कई जगह होता है कि यूट्यूब पे वो कुछ और पढ़ा रहे हैं, कहीं अपने पेड ऐप पे कुछ और पढ़ा रहे हैं, कुछ और। अपन तो सेम ही पढ़ाते हैं। इनफैक्ट मैक्सिमम टाइम तो हम कंटेंट भी सेम ही यूज़ करते हैं। हाँ, बट इन डिपनेस, इन डिटेल चीज़ें कवर की जाती हैं। अब इसमें रिकॉर्डेड है, अब रिकॉर्डेड में देखो मैं सारा कंटेंट तो नहीं दे पाता। यही अगर आपको डिटेल में अच्छे से समझना तो आइएगा प्लस में। तो गाइस यही तो स्पेशलाइजेशन है लाइफ में। हम एक ही चीज़ अगर बार बार करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्सपर्ट। अब अगर कोऑर्डिनेशन में जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। अब अलग अलग डिपार्टमेंट में अगर एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्शन में कर रहा हूँ, मैं परचेज में कर रहा हूँ, मैं सेल्स में कर रहा हूँ, मैं मार्केटिंग में कर रहा हूँ, जब मैं एक ही डिपार्टमेंट में गाइस बार बार काम करूँगा तो उस चीज़ में मैं क्या हो रहा हूँ। एक चीज़ बताना, अब जब मैं एक ही डिपार्टमेंट में बार बार काम कर रहा हूँ तो उस चीज़ में मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, उस चीज़ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्या हो जाऊँ, मैं हो जाऊँ एक तरीके का स्पेशलाइज्ड। यहाँ पे गाइस कहीं ना कहीं, हम स्पेशलाइजेशन पे तो फोकस कर रहे हैं। क्लियर है, दैट इज स्पेशलाइज चीज़ है। कोऑर्डिनेटेड काम करते हो ना तो आदमी को दूसरे कामों पे ध्यान नहीं देना होता, और वही काम बार बार करके आप उसमें स्पेशलाइज्ड भी हो सकते हो। तो अगर इसी के साथ चैप्टर 1 खत्म हुआ, ये पूरा चैप्टर 1 खत्म हुआ। आपको कुछ भी जो टॉपिक अच्छे लगे, ख़राब लगे, प्लीज़ बताइएगा। क्या वर्क करना, क्या डिटेल में समझना तो बताइएगा। और प्लीज़ गाइज, अगर आप लोग का सब्सक्रिप्शन लेना बाकी हो, थिंक सो, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो या आप कोई भी ऐप के एप्लीकेशंस के फीचर्स को अनलॉक करना चाहते हो, प्लीज़ यूज़ द कोड गिरीश लाइव 10। इट्स वर्थ टेकिंग दिस। गाइज मैं इसलिए नहीं बताता कि भाई लो तो मुझे फ़ायदा, देखो यार वो सब सेकेंडरी है। मैं सच्ची में जेन्युइनली बोलता हूँ कि भाई अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे ना, आपको फ़ायदा होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, कहीं भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना तो हमें उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, आप रेस्टोरेंट में जाके खाना ऑर्डर करोगे, खाना ऑर्डर करने से वो रेस्टोरेंट चलने नहीं लग जाएगा। खाना ऑर्डर करने के बाद, खाना टेस्ट करने के बाद, और आप उसको अच्छे से खाओगे तो आप उसको फीडबैक दोगे तो चलेगा। वैसे अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आप उसको अच्छे से पढ़ो, फिर रेगुलरली आओ, बैचेस रेगुलर अटेंड करो, टेस्ट रेगुलरली दो, प्लस क्लासेस रेगुलरली लो, उसके एक्स्ट्रा सेशंस रेगुलरली फॉलो करो, तो आपको फ़ायदा होगा। क्लियर है। तो इसी के साथ आज्ञा दीजिए मुझे, मेरा चैप्टर 1 BST ख़त्म होता है। मैं फिर से नए पार्ट्स लेकर आऊँगा, चैप्टर 2 चैप्टर 3 के, कोशिश करूँगा। चैप्टर 1 इधर ही ख़त्म होता है और आगे का हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं गाइस, थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ ज्वाइन अन अकेडमी, उधर मिलते हैं प्लस पे, गिरीश लाइव 10।